किताबों की दोस्ती सबसे बेहतर होती है। ना वो आपको परखती है, ना बदलने की शर्त रखती है। जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेती है। अस्पताल बिलिंग का कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है महोदय। एक ही बीमारी का इलाज एक ही शहर में अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग है। स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य नागरिकों को बीमारी के समय आर्थिक सुरक्षा देना है, न कि नियमों की जटिलता में उन्हें उलझाना और उनकी जेब काटना। सभी पॉलिसियों के नियम सरल हिंदी और अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएं। न जाने ये गौरवशाली इतिहास क्यों धीरे धीरे ढलान की ओर आ गया। आज की डेट में हम स्वच्छ भारत अभियान पे माननीय सभापति महोदय काम कर रहे हैं। पारिस्थितिक स्वच्छता के साथ साथ देश को मानसिक स्वच्छता की भी आवश्यकता है। लाइब्रेरी जो कि खो गई है, गुम हो गई है, हमारी प्राथमिकताओं से उस पर बात हो। देश के करोड़ों स्वास्थ्य बीमा उपभोक्ताओं की ओर से मैं सरकार का ध्यान स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम के समय की जा रही धांधली और मनमानी कटौती की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सालाना 3,20,20,000 करोड़ से अधिक का प्रीमियम कलेक्ट करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब अस्पताल का बिल आता है और बीमा को क्लेम किया जाता है तो यही बीमा कंपनियां अलग अलग तकनीकी नियमों और अलग अलग प्रावधानों का बहाना बनाकर एक बड़ा हिस्सा काट लेती हैं बिल में से। इससे मरीज और उसके परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य नागरिकों को बीमारी के समय आर्थिक सुरक्षा देना है, न कि नियमों की जटिलता में उन्हें उलझाना और उनकी जेब काटना। महोदय, इसमें कंपनियां अलग अलग बहाना बनाती है। जैसे रूम रेंट का बीमा पॉलिसी में एक निर्धारित रूम रेंट होता है, लेकिन कई बार किसी कारणवश अस्पताल में कोई अलग रूम में भर्ती हो जाता है, तो जब बिल आता है तो उसमें रूम के रेंट का जो प्रोपोर्शन है रूम में से नहीं काटते, ओवरऑल बिल में से उसका अनुपातिक कटौती करते हैं। दूसरा, अस्पताल में शामिल कई आवश्यक चिकित्सा वस्तुएं जैसे ग्लव्स हैं, डिस्पोजल आइटम्स है, सैनिटाइजर्स है, इंजेक्शंस है आदि कोई नॉन पेबल बताकर क्लेम में से काट लेते हैं। और कई बार जो टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और बीमा कंपनी है और अस्पताल है, सबका अलग अलग पैकेज रहता है और बाद में जब ग्राहक को पता नहीं होता, उपभोक्ता को, उसमें भी ये वास्तविक बिल के जब भुगतान पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सरकार से हमारी कुछ मांग है कि वो कुछ अपेक्षित कदम उठाए इन बीमा कंपनियों पे अंकुश लगाने के लिए। जैसे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में अनुपातिक प्रोपोर्शनल डिडक्शन को समाप्त किया जाए, अस्पताल बिल में शामिल आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं को नॉन पेबल सूची से हटाया जाए, सभी पॉलिसियों के नियम सरल हिंदी और अंग्रेजी में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाएं, अस्पताल से डिस्चार्ज के समय डिजिटल और पारदर्शी क्लेम ब्रेकअप अनिवार्य किया जाए। अस्पताल बिलिंग का कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है महोदय। एक ही बीमारी का इलाज एक ही शहर में अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग है, तो इसलिए अस्पताल बिलिंग का कोई एक राष्ट्रीय मानक होना चाहिए। कैशलेस क्लेम के बावजूद, अस्पताल में कैशलेस सुविधा होने के बावजूद डिस्चार्ज के समय मरीज को 10 से 40% बिल खुद देना पड़ता है। और महोदय, जो चिकित्सा संबंधी महंगाई है वो सामान्य महंगाई से कई गुना अधिक है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाएं, ग्राहकों की जेब काटना ये बंद करें और सरकार से अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाए जाएं। थैंक यू महोदय। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। कई वर्षों से इस विषय को लेकर के कार्य कर रहा हूं, तो आज सदन के माध्यम से मैं पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट की चर्चा करना चाहता हूं। हमारे देश का एक स्वर्णिम इतिहास था पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट का, माननीय सभापति महोदय, लेकिन ना जाने ये गौरवशाली इतिहास क्यों धीरे धीरे ढलान की ओर आ गया। एसआर रंगनाथन, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि स्टेट फंडेड लाइब्रेरी सबके लिए सुलभ हो। और ये चिंता तब होती है जब ग्रामीण इलाकों में, अगर आप 2011 का सेंसस देखें तो हजारों हजार कोई उपलब्धता नहीं है किताबों की। माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद संभवतः मद्रास में पहली बार इसकी दिशा में कानून बना, उसके बाद आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी चर्चा हुई। सोशल वॉलंटरी एक्शन मूवमेंट ने भी इस पर काम किया, लेकिन महत्वपूर्ण है केरल का एक उदाहरण जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं।
केरल में ग्रंथशाला आंदोलन से एक नेटवर्क, डेंस नेटवर्क का जन्म हुआ। आज की डेट में हम स्वच्छ भारत अभियान पे माननीय सभापति महोदय काम कर रहे हैं। पारिस्थितिक स्वच्छता के साथ साथ देश को मानसिक स्वच्छता की भी आवश्यकता है और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि लाइब्रेरी जो कि खो गई है, गुम हो गई है हमारी प्राथमिकताओं से, उस पर बात हो, क्योंकि लाइब्रेरी एक सिविक स्पेस भी होता है और वो स्पेस का खो जाना, क्योंकि अगर आप गौर करें ये जो टेलीविजन और विजुअल मीडियम है ये पैसिव कंजम्पशन को प्रमोट करती है, जबकि लाइब्रेरी जैसी चीज सिविक स्पेस में वो एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन को प्रमोट करती है। इस देश को आज बेहद आवश्यकता है कि इस प्रकार की कार्यशैली को हम विकसित करें। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ, किताबों की दोस्ती सबसे बेहतर होती है, न वह आपको परखती है न बदलने की शर्त रखती है, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेती है, न अतीत की पूछताछ न वर्तमान पर कोई दबाव। किताब आपके अकेलेपन को आपकी कमजोरी नहीं मानती, बस चुपचाप आपके पास आके बैठ जाती है। शायद इसी वजह से किताबें कभी नाराज नहीं होती, बस धैर्य से इंतजार करती है आपके फिर से लौट आने का। ये लौट आने का वक्त है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदयों से मैं आग्रह करूंगा कि लाइब्रेरी आंदोलन को सशक्त बनाइए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अन्यथा व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे सुबह शाम होती रहेगी। श्रीमान जय हिंद।